नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग हर्ष आज आपके सामने पुलवामा के मुद्दे पर कुछ अपनी बात रखना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि इस समय पूरा देश जो है वो बड़ा ही गमगीन है, शोकमग्न है और साथ साथ बड़े ही गुस्से में है। अभी पुलवामा में 40 शहीद हुए हमारे जवान। आप लोगों ने देखा किस तरह से 350 किलो RDX जो है वो उनके ऊपर डाल दिया गया और एक खुद वो आतंकी जो है वो मरा और हमारे 40 से ज़्यादा जवानों को उसने शहीद कर दिया। जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई उसमें भी 4 हमारे जवान जो शहीद हुए। ये आंकड़ा 45 से ऊपर पहुंच चुका है। पूरा देश इस समय इस आक्रोश में है कि किस तरह से हम पाकिस्तान से बदला लेवें। देश न सिर्फ देश की जनता बल्कि देश का विपक्ष भी एकजुट होकर ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी भी तरह करके हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएं, पाकिस्तान को बताएं कि हिंदुस्तान चुप बैठने वाले देशों में नहीं है। और बड़ा अच्छा लगा जब विपक्ष के सभी नेताओं ने मिलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अधिकार दिया कि वो जो कुछ भी करेंगे उसमें वो उनके साथ है। और निश्चित ही होना भी चाहिए, क्योंकि देश जो है वो सबसे बड़ा है, पार्टियां सबसे बाद में हैं। और देश के लिए जिस तरह की एकता हम लोग दिखा रहे हैं वो न सिर्फ इज्जत करने के लायक है बल्कि देश को उसके ऊपर कुछ कर गुजरने की ज़रूरत भी है। मैं इस सब मुद्दे पर चर्चा से पहले आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि ये हालात आखिर क्यों बने। देश 1947 में आज़ाद हो गया था और आज़ादी के बाद हमें शायद ऐसे परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए थी कि हम आपस में झगड़ा करें। एक सीधी सी लाइन खींच दी गई थी कि इस तरफ जो जाना चाहे वो पाकिस्तान में चले जाए और इस तरफ जो रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रह जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल तैयार था, सब कुछ हुआ, लोग गए भी, रुके भी, अपनी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति पाकिस्तान में छोड़ के भी लोग यहाँ पे आए। लेकिन इसके बाद भी जो बीज अंग्रेज़ों ने बोए थे उसी का हम कहीं न कहीं नुकसान आज भी भुगत रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो उस समय की जो गलतियां थी, हो सकता है कि उस समय की परिस्थितियां जिस तरह की थी उसमें वो ज़रूरी रहा होगा। क्योंकि मैं आज यहाँ बैठकर 1947 के हालात पे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आज जो परिस्थितियां हम फेस कर रहे हैं उसमें ऐसा मानना चाहिए कि कुछ गलतियां हमारे देश में हुई हैं और उन गलतियों को अगर हम नहीं दोहराते या हम नहीं करते तो निश्चित रूप से आज परिस्थितियाँ कुछ अलग होती। पहली गलती मैं ये मानता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ, हरि सिंह को, राजा हरि सिंह जो थे उनको कहा गया कि आप कश्मीर से को भारत में मिला लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो लौह पुरुष हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया उनको मनाने का, लेकिन वो नहीं माने। उनका ये मानना था कि मैं खुद अपना एक अलग देश बनाऊंगा और उस देश के हिसाब से मैं अपना शासन करूंगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो पाकिस्तान में जो लोग एकत्र हुए हैं वो किस तरह से कुटिल तरह के लोग हैं। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह से अचानक से हमला कर देगा। अभी वो जन्म ही लिया एक नवजात देश जो है किस तरह से कर सकता है, इसका उदाहरण 22 अक्टूबर 1947 को 22 अक्टूबर 1947 को देखने को मिला, जब कबाइलियों ने आक्रमण किया था। कहने को वो कबाइली थे लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तानी सैनिक थे और उन्होंने एक हमला कश्मीर पे किया। राजा हरि सिंह तब घबराए कि हाँ अब मैं शायद बच नहीं पाऊँगा, तो उन्होंने नेहरू को कहा कि आप हमें अपने साथ ले लीजिए और हमें बचाइए। तो नेहरू ने ये केस दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और पटेल साहब ने बहुत ही शिद्दत के साथ इसको लिया। और लेकिन वहाँ हमारी सेना पहुँचती उससे पहले दो जो हिस्से थे उसको उन्होंने कब्जे में कर लिया था। एक तो आपका बल्टिस्तान था और एक आपका गिलगिट था। एक लंबा चौड़ा एरिया जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको उस समय खाली नहीं करवाया जा सका। ऐसा माना जाता है कि अगर वो कार्रवाई, अगर पहले राजा हरि सिंह इस तरह की मुक्ता नहीं करते कि वो ये कहते कि साहब हम अलग देश बनाएंगे, और दूसरा अगर ऐसा होता कि जैसे ही उनको कहा गया वैसे ही तुरंत प्रभाव से हमारी सेना वहाँ पहुँच जाती, तो शायद आज ये जो कब्जा आधे कश्मीर पे पाकिस्तान ने कर रखा है वो शायद नहीं होता। वो निश्चित रूप से हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिस कब्जे को माँ भारती जो सपूत है वो निश्चित रूप से इसको वापस कब्जे को छुड़वाएंगे। वो उस समय जो गलतियां हुई उन्हीं गलतियों में ये पहली गलती थी। और दूसरी गलती कहीं मैं मानता हूँ कि 1965 में पाकिस्तान ने एक हमला किया था, आप सबको याद होगा, और पाकिस्तान ने मुँह की भी खाई थी। उसके बाद 1971 में फिर युद्ध किया और वो युद्ध करने के बाद आपको पता होगा कि करीब 80,000 से ज़्यादा सैनिकों को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसने शौर्य का परिचय दिया। और तब भी विपक्ष ऐसा ही था। अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने उनको माँ दुर्गा का रूप दिया, कहा ये माँ दुर्गा की तरह है। और उस शेरनी प्रधानमंत्री ने 80,000 से ज़्यादा सैनिकों को, हमारे जवान जो थे उनके दम पे, निश्चित रूप से सेना लड़ती है, कोई प्रधानमंत्री जाके नहीं लड़ता, लेकिन उनके हौसले को इतना बूस्ट किया हुआ था कि उनको कब्जे में लिया, उनको एक साथ उनका आत्मसमर्पण करने के लिए उनको मजबूर कर दिया।
हो सकता है कि मेरे इस विचार से कोई सहमत हो नहीं हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उस समय हमारे प्रधानमंत्री को इतना संवेदनशील होने की शायद ज़रूरत नहीं थी, और उन 80,000 1 लाख जो भी सैनिक थे उनको दबा के रखते और ये बोलते कि पहले आप पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है हमारा हिस्सा उसको छोड़िए, उसके बाद हम आपके इन सैनिकों को छोड़ेंगे। हम भी काफ़ी आगे तक बढ़ गए थे, पाकिस्तान का काफ़ी हिस्सा हमारे उस समय भी हमारे पास में था, जैसा मेरी जानकारी में है। तो उस हिस्से को भी हम नहीं छोड़ते, हम कहते हैं कि ये हिस्सा तब छोड़ा जाएगा जब आप कश्मीर का वो हिस्सा छोड़ेंगे, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं किया गया। ये कुछ गलतियां मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ से हुई है। हम सख्त नहीं हैं, ये हिंदुस्तानी रवैये में है कि हम बहुत ही संवेदनशील हैं, हम मानवता को मानते हैं, हम मानवाधिकार को मानते हैं। अभी भी आप लोग देखते होंगे पत्थरबाज जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे, आड़े क्या आ रहा है? पत्थरबाज पत्थर मारेंगे और हमारे सैनिक चुपचाप सहेंगे, ये हमारी मानवीयता है। लेकिन कहा गया है कि मानवीयता उस हद तक होनी चाहिए जहाँ तक उसे सहन किया जा सकता है, और अब वो सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। भारतीय सेना ने भी कह दिया है या तो आप समर्पण करो या फिर आप मरो। खैर, इस मुद्दे पे मैं आने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, सब कुछ शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसे हुआ था कि जब पाकिस्तान को 1971 के युद्ध के बाद लगा कि वो भारत से सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकता, सीधे वो भारत से पार नहीं पा सकता, तो उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने कश्मीर में जो युवा हैं उनको भड़काना शुरू किया और उनके मन में ये डालने का प्रयास किया कि वो जिस जगह रह रहे हैं वो एक अलग देश बन सकता है। हमने जो बांग्लादेश का टुकड़ा करवाया था वो उसका बदला लेना चाहता है, और उसी चक्कर में वो वहाँ के युवाओं को भड़काता रहा है, उनको आर्थिक सहयोग देता रहा है, उनको हथियार पहुंचाता रहा है, ये सब कुछ वो करता रहा है। इसी कारण इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध टाइप ये लोग कर रहे हैं। और इन लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि किसी तरह से युवाओं के एक झुंड को बहकाया जाए और उनसे युद्ध करवाए, उनसे लड़ाई करवाई जाए। कैसे जिस तरह से अभी हुआ है, इससे पहले भी, हालांकि ये जो विस्फोटक मार के जो फेंक के जो मारने का प्रयास हुआ, ये अफगानिस्तान की स्टाइल है, वहाँ पे इस तरह के हमले होते रहे हैं। हिंदुस्तान में संभवतः पहला इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन इतना हिम्मत कहाँ से आया उनका? ये हिम्मत उन लोगों ने दिया, पाकिस्तान ने इन लोगों को प्रशय दिया, जगह दी, इनको हथियार मुहैया कराए, और उसी कारण ये लोग जाके वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ पा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके मन में इतना बैर भर दिया गया है कि वो आतंकियों को पनाह देते हैं, उनको रोकते हैं, उनको छिपाते हैं अपने घरों में। हालांकि भारतीय सेना उनको छोड़ती नहीं है। जिस तरह से अभी जैश ए मोहम्मद के जो आला कमान जो थे उनको जिस तरह की मौत मिली है, शायद ही किसी को मिली होगी। उनके पूरे घर को भारतीय सेना ने बारूद से उड़ा दिया, शायद कोई नामो निशान उसका बचा नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय जवान शहीद हुए, उससे भी बुरी मौत उसको मिली, और आगे भी ऐसा मैं मानता हूँ भारतीय सेना करती रहेगी। हुआ ये था कि पाकिस्तान ने ये गुरिल्ला युद्ध वाली स्टाइल शुरू की, और धीरे धीरे ये मैं मानता हूँ कि आज भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस तरह के पॉकेट्स के अंदर आके युद्ध करना ये चुनौती है। निश्चित रूप से भारतीय सेना इतने सालों से इन लोगों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही है, और ये लड़ाई मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम जीत रहे हैं। निश्चित रूप से हमने 1 इंच ज़मीन भी उनको नहीं दी है, और एक बड़े हिस्से में, एक बड़े भूभाग में भारतीय सेना का वहाँ पे कब्जा है, भारतीय सेना वहाँ रह रही है। हमने पिछले चुनाव में देखा कि वहाँ पे लोग भी चाहते हैं कि किस तरह से वो कश्मीरी जो आतंक है आतंकवादियों का, उससे मुक्त हो सके। और आपने देखा होगा कि पूरी तरह से एक विचारधारा, एक हिंदुवादी विचारधारा कह लीजिए, सनातनी विचारधारा कह लीजिए, उस तरह की जो विचारधारा लेकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ गई, उसको भी वहाँ सीटें मिली। तो मानना चाहिए कि वहाँ पे एक दर्द वहाँ के लोगों में भी है कि वो उस आतंक को छोड़ के एक उन्मुक्त जो कश्मीर है उसमें रहना चाहते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि इसका हल क्या होना चाहिए। हालांकि हल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो निश्चित रूप से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और बहुत लंबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा एज ए पत्रकार मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे पर अब ये मान लेना चाहिए कि ये युद्ध है, ये पाकिस्तान की ओर से शुरू किया गया एक युद्ध है। हम इसे हमला नहीं मान सकते। पिछले दिनों जो कुछ हुआ है वो हमला नहीं है, वो युद्ध है, और इस युद्ध का जवाब भारतीय सेना को युद्ध के रूप में ही देना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे थल सेनाध्यक्ष ने अभी ये बोला है कि ये आत्मसमर्पण करो या मरो। उन्होंने बाकायदा वहाँ की माताओं को ये निवेदन किया है कि वो अपने बच्चों को समझा लें, किनारे कर लें, लेकिन अब जो पत्थर चलाएगा वो गोली खाएगा। और यही एक निश्चित रूप से परफेक्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हमें मान लेना चाहिए कि अब इसका युद्ध के रूप में हमें लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो हमें इस चीज़ से नहीं घबराना है। हमने बहुत सारे वो देखे हैं कि जब हमारे देश ने पोखरण में विस्फोट किया तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन इस हिंदुस्तान की जनता में इतनी शक्ति है कि वो हर
आपत्ति को, हर झगड़े को, हर विवाद को निपट सकती है। हम लोगों में एक अंदर एक जिजीविसा है उससे वापस जीने की, उस कश्मीर में जीने की। तो उसी आधार पे मेरे देश की सेना को, मेरे देश की सरकार को ये मानना चाहिए कि ये युद्ध है और युद्ध की तरह से ही इसे लड़ना पड़ेगा। अगर हम इस बार युद्ध नहीं लड़ेंगे तो न सिर्फ हमारे जवानों का मनोबल गिरेगा, बल्कि देश की जो सत्ता है, देश का जो आम आदमी है, उसका भी मनोबल गिरेगा कि कहीं न कहीं हम कार्रवाई कर नहीं पाए। हमने 2 युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से, करगिल में भी हमने युद्ध लड़ा है, वो भी सीधा युद्ध था, उसमें भी हमने विजय पाई है। तो हम कहीं भी किसी भी लेवल पर कम नहीं हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में जो सत्ता बैठी है उसको इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, और निश्चित रूप से कर भी रही होगी, मैं ये भी नहीं कहता कर नहीं रही है। तो सॉल्यूशन पे अब आना पड़ेगा। अब इस बात पे रुका नहीं जा सकता। भले ही देश में किसी की सत्ता आए, किसी की सत्ता जाए, लेकिन कश्मीर मेरा रहना चाहिए, मेरे देशवासियों का रहना चाहिए। इन दिनों हरिओम पंवार की एक कविता बहुत अच्छी चल रही है सोशल मीडिया पर, उसे बहुत ही याद किया जा रहा है क्योंकि प्रासंगिक भी है। उसको मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। गूंगा बहरा ओढ़े सिंहासन है, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन है, लूले लंगड़े लंगड़े संकल्पों का शासन है। फूलों का आंगन लाशों की मंडी है, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी है। ये घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वो, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वो, जुगनू को बैसाखी का चंदा बना रहे हैं वो। फिर भी खून सने हाथों का न्योता है दरबारों को, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का। सूरज जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का। हरिओम पंवार की इन पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी बात यहाँ संपन्न करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और इन देश के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अभी सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें नहीं करें कि क्या राहुल गांधी ने मोबाइल चला के क्या कर दिया, क्या नरेंद्र मोदी ने एक शेख के उद्घाटन आने पर उनका स्वागत हंस के कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किस तरह से उन माओं के लाल जो खोए हैं, उन पत्नियों के जो पति खोए हैं, उस 2.5 साल की बच्ची का जो पिता खोया है, और उस बच्ची के बारे में सोचिए जिसका जन्म होने में भी 5 और 10 दिन बाकी है। उस शौराम का बच्चा या बच्ची जो भी होगा, उसके बारे में सोचिए कि वो जब इस दुनिया में आएगी तो क्या कहेगी कि हमने उसके बाप का बदला लिया या नहीं लिया। तो अभी कृपया सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट्स आप नहीं डालें कि किसने क्या किया। अभी एक ही मुद्दा है, ये देश मेरा है, ये कश्मीर मेरा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कभी और मुद्दे पर, किसी और मुद्दे पर फिर बात करेंगे।